आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर एक मेटलर्जी टॉपिक है। क्या है? मेटलर्जी। मेटल को किसी भी ओर में से, मिनरल में से बाहर निकालना। जैसे हमने अर्थ की खुदाई करी तो उसमें से हमें बड़े बड़े टीले मिले और उन टीलों में मिट्टी के हैं बड़े बड़े टीले, उनमें हमने उनको फोड़ फोड़ कर बारीक कर लेंगे, उनके चूर्ण बना लेंगे, बारीक चूर्ण क्रश कर लेंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे। उसमें से फिर हमें मेटल निकालनी है और उस मेटल को निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द मिनरल। कुछ मिनरल में से निकाल सकते हैं और जिन मिनरल में से हम मेटल को आसानी से इजीली और प्रॉफिटेबली निकाल लेंगे ना, जो इजीली और चीपली होगा, उसी को हम और कहेंगे। अरे समझ में आ गया? उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज होगी, उसको हम गैंग पार्टिकल कहेंगे। इम्प्योरिटी को क्या कहेंगे? गैंग पार्टिकल। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं। अब एडिंग डाल ली जाए। मेटलर्जी। क्या एडिंग है? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या आती है? द प्रोसेस ऑफ बाय विच मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मिनरल्स। कुछ मिनरल्स से हम क्या निकाल लेंगे रे? मेटल को निकाल लेंगे। वो प्रोसेस जिसके दौरान हम मेटल को बाहर निकाल लेते हैं मिनरल से। अब क्वेश्चन उठता है कि मिनरल क्या होते हैं? मिनरल अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले नेचुरल कंपाउंड है, जिसमें मिनरल एक ऐसी चीज़ है जो नेचर में अर्थ क्रस्ट में मिलती है और उसके साथ इम्प्योरिटी भी मिलती है। मेटल विद इम्प्योरिटी साथ में होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? मिनरल। तो एडिंग डाल दी जाए। क्या? मिनरल। सेकंड एडिंग क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट contains metal as well as impurity। मेटल भी रखते हैं और इम्प्योरिटी को भी साथ में रखते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? मिनरल। क्या कहते हैं? मिनरल। और ऐसे मिनरल जिनमें से इजीली और चीपली किसी भी मेटल को आसानी से और सस्ते तरीके से निकाल ली जाए, हमारा खर्चा भी कम हो और आसानी भी हो, उसको हम कहते हैं और। क्या कहते हैं? और। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल दी जाएगी? और क्या आती है? minerals from which extraction of metal easily and cheaply या प्रॉफिटेबली लिख दो, एक ही बात है। आसानी से और सस्ते तरीके से हम निकाल सकें, उसको क्या कहते हैं? और कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, और के कुछ एग्जांपल। जैसे कोई कहे सोडियम की और कौन सी है? सोडियम की और होती है रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जिसमें सोडियम मिलता है। ऐसे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट। और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O या XH2O भी लिख देते हैं, बॉक्साइट भी। जिंक की बात करें तो जिंक ब्लेंड फार्मूला क्या होता है? सल्फाइड और होती है ZNS। अगर मरकरी की बात करें तो सीने बार फार्मूला कहता है HgS। तो ऐसे हम बहुत सारी किसकी बात कर सकते हैं? ओर्स की बात कर सकते हैं। जैसे सोडियम की और रॉक सॉल्ट के नाम से जानी जाती है, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट और के नाम से जानी जाती है, जिंक की जिंक ब्लेंड के नाम से जानी जाती है, और मरकरी की सीने बार के नाम से जो सल्फाइड और है HgS, जिसका फार्मूला होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोले भाई, नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है, इनके साथ इंप्योरिटी होती है, उनको क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल। नेक्स्ट हेडिंग है गैंग पार्टिकल। गैंग, GANGUE, गैंग पार्टिकल्स।
गैंग पार्टिकल कहते हैं इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद मेटल इज नोन एज, इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, इम्प्योरिटी प्रेजेंट विद ओर इन फॉर्म ऑफ सैंड, डस्ट, soil एक्सेट्रा इज नोन एज गैंग पार्टिकल। उन्हीं को क्या कहा जाता है, गैंग पार्टिकल कहा जाता है। बोले अगर इम्प्योरिटी मिलती है तो क्या इन इम्प्योरिटी को हम कम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, और कम करने के प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन या अनाउंसमेंट ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन या अनाउंसमेंट ऑफ मेटल। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डाली जाएगी वो डाली जाएगी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की कंसंट्रेशन कैसे होती है भाई? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ और की क्या कह दिया जाता है? इसको कंसंट्रेशन कह दिया जाता है। ठीक है सर, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ कहा जाता है। और भी टर्म है क्या इस चैप्टर में जो हमें जरूरत पड़ेगी? हाँ, दो टर्म और हैं जिनकी तुम्हें ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो एक और हेडिंग डाल ली जाए, रोस्टिंग। और रोस्टिंग क्या होता है सर? रोस्टिंग का मतलब होता है किसी भी ऑक्साइड को या किसी भी चीज़ को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाए तो क्या कहलाएगा? रोस्टिंग। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की प्रेजेंस में हीटिंग की जाए उसको रोस्टिंग कहते हैं। और ये मेनली किसके लिए की जाती है? मेनली फॉर सल्फाइड और जिनमें भी सल्फाइड होता है उन और के लिए ये यूज़ की जाती है। सल्फाइड और क्या होती है? जैसे सल्फर हो जिसके अंदर, जैसे HGS, ZNS, सिनेबार और जिंक ब्लेंड, ये सल्फाइड और है। ठीक है, इनके लिए ये यूज होगा। ठीक है सर, एक और वर्ड बोला था आपने, कैल्सिनेशन। ये क्या होता है सर? इसमें बस ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाता है, हीटिंग की जाती है। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑफ ऑक्सीजन लिख दो, एयर क्यों लिख रहे हो? ऑक्सीजन। ये किसके लिए किया जाता है सर? वो मेनली सल्फाइड के लिए। तो ये मेनली किसके लिए किया जाता है बताओ? मेनली फॉर कार्बोनेट और सर कार्बोनेट और का भी कोई एग्जांपल है आपके पास? यस है, जैसे CaCO3, FeSCO3, ZnCO3 एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके सल्फाइड के और के ZNS, जिंक ब्लेंड, HGS, मरकरी, सिनेबार। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक? हमने सबसे पहले पढ़ा मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना, किससे? मिनरल से। सर ये मिनरल क्या होते हैं? मिनरल ऐसे नेचुरल कंपाउंड है जो मिट्टी में, अर्थ क्रस्ट में, धरती की ऊपरी लेयर में मिलते हैं। अर्थ की ऊपरी लेयर में नेचुरल कंपाउंड विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल्स एज वेल एज इम्प्योरिटी, और उसमें इम्प्योरिटी भी मिलती है। सर क्या मेटल को अलग करने, हर एक मिनरल में से मेटल निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती। जिनमें से निकाली जा सकती है आसानी से और सस्ती पड़े उसको हम कहते हैं और। मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इजीली और चीपली, आसान हो और सस्ता हो, उसी को और कहा जाता है। जैसे कुछ और के एग्जांपल दिए, रॉक सॉल्ट सोडियम की है, बॉक्साइट और किसकी है? एल्यूमिनियम की, जिंक ब्लेंड जिंक की है, सिनेबार है वो मरकरी की, और हैं कुछ और के याद रख लेना हम। अब गैंग पार्टिकल क्या होता है सर? जो इम्प्योरिटी जो और के साथ मिलती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल। जो डस्ट की, सॉइल की या सैंड की फॉर्म में हमें मिल सकती है, या स्टोन पेबल्स हो सकते हैं उनकी फॉर्म में मिल सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को कम करना, एनहांसमेंट ऑफ मेटल भी कह देते हैं इसको, मेटल को बढ़ावा देना और ज़्यादा मेटल की मात्रा को, परसेंटेज को बढ़ाना, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं। ठीक है सर। रोस्टिंग क्या होता है? जलाना, हीटिंग करना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाए इसको कहते हैं। रोस्टिंग करी जाती है सल्फाइड और के लिए, और कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट्स और के लिए। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल और ये तुमने याद कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर
जो अब हमें मेटल प्राप्त करनी है उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। आप कह रहे प्रोसेस करने पड़ेंगे, हाँ बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। जिसमें क्या क्या होगा सर, पहले 5 स्टेप होंगे बेटे। क्या क्या होंगे? पहला स्टेप क्रशिंग और ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन या एनहांसमेंट ऑफ मेटल, थर्ड स्टेप कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, फोर्थ स्टेप रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, और फिफ्थ और लास्ट स्टेप रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। ये 5 स्टेप में से गुजरना पड़ेगा किसी भी मिनरल को, तब जाके वो प्योर मेटल प्राप्त होगी हमें। अरे सही है, तो हम वो 5 स्टेप लिखने वाले हैं, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर दें इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं, फिर से दोबारा रिवाइज कर लो। 5 स्टेप कौन कौन से हैं सर? पहला स्टेप है ग्राइंडिंग या क्रशिंग, उसको पीस देंगे। किसको सर? जो भी तुम उठा के मिनरल लाओगे और लाओगे उसको पिसाई कर देंगे सर, उसको बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप फिर उसकी कंसंट्रेशन करेंगे सर, मात्रा को बढ़ाएंगे, मेटल की मात्रा को बढ़ाएंगे, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे, कंसंट्रेशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे सर, उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप रिडक्शन कर देंगे उन ऑक्साइड का। फिर फिफ्थ स्टेप रिफाइनिंग कर देंगे सर, उनकी क्या कर देंगे? रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। इस तरह से हम क्या कर लेंगे? प्योर मेटल को ऑब्टेंड कर लेंगे, ठीक है सर। तो बताओ वो 5 स्टेप कौन कौन से थे? 5 स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा हमें। कितने स्टेप? 5 स्टेप्स। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है क्रशिंग, क्रशिंग थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तुम्हें दिखाई दे। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्या है? क्रशिंग या फिर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग की जाएगी। इसके दौरान क्या होता है सर, थोड़ा सा बताओगे? ग्राइंडिंग और क्रशिंग क्या होता है? हाँ थोड़ा सा बता दिया जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ large parts of ore into small particles। ये बहुत सारे तरीके से हो सकती है ग्राइंडिंग क्रशिंग भी, हम मशीनों के थ्रू करते हैं, बहुत सारी भट्टियों के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा पुराने टाइम में जो किया जा रहा था उसका डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे 2 पत्थर होते हैं ऐसे, एक पत्थर ऊपर और एक नीचे। ये नीचे वाला तो फिक्स होता है, फिक्स होता है। ऊपर वाला हाथ हैंड से हम इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। चक्की पीसना, जेल में जो चक्की पीसते हैं वैसे वैसे चक्की पीसते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या रख दिए जाते हैं बताओ? जो भी पार्टिकल होते हैं जिनको हमें छोटे पार्टिकल्स में बदलना है, उन पेबल्स को, टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रख देंगे और उसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? बारीक चूर्ण मिल जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर। ये होती है ग्राइंडिंग या क्रशिंग, ठीक है। एक ये मेथड, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट दूसरा सर हम क्या करेंगे? मान लो हमने पाउडर बना लिया, उसके बाद पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में ले आएंगे? पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में ले आएंगे हम। और पाउडर फॉर्म में ले आए और को, ठीक है सर। सेकंड करी जाती कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या आता है सर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो भाई, ओर्स की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन मतलब प्योर करने, थोड़ा सा उसको क्या, पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? इनिशियल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, इनिशियल स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। सर इसमें भी कोई और भी मेथड होते हैं? हाँ इसमें और बहुत सारे मेथड हैं। देखो एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होता है? ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है ग्रेविटी सेपरेशन के बाद हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन, और फिर हो गया लीचिंग, केमिकल मेथड जो होते हैं। तो 4 मेथड हैं जिनसे कंसंट्रेशन की जाएगी। मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। फर्स्ट जो मेथड है कंसंट्रेशन का, उसको कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। देख लो हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे। देखो भाई, ये देखते रहना, मैं जो डायग्राम बनाऊँ ध्यान से।
इन डायग्राम को ध्यान से नोट करें सभी। देखो क्या होता है यहाँ पे मान लो हमने वो बारीक पाउडर जो बनाया था, किसका क्रशिंग या ग्राइंडिंग करके किसका बनाया था, और इम्प्योरिटी इसके अंदर मिक्स थी। इसमें क्या है, और भी है, प्लस में क्या है, इम्प्योरिटी है। पर इस मेथड की एक खास बात है, ये डेंसिटी पे बेस्ड होता है। मेथड जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी इनकी दोनों की डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लेते हैं और की डेंसिटी ज़्यादा है और इम्प्योरिटी की कम है, ऐसा मान लिया हमने। क्या मान लिया, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या किया हमने, ये यहाँ पे रख दिया और यहाँ से वाटर का फ्लो करवा दिया स्टार्ट। यहाँ से क्या करा दिया, वाटर का फ्लो स्टार्ट करा दिया। यहाँ से क्या करा दिया रे, वाटर स्टार्ट कर दिया। वाटर जैसे ही आएगा ये बहा के ले जाएगा इन दोनों को, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ऐसे गिरता जाएगा वाटर। और अगर जो भारी चीज़ें होंगी वो कहाँ रखती जाएंगी रे, इन ग्रूव्स में, इन खड्डों में, इन ढांचों में क्या रुकती चली जाएंगी, जो भारी होंगी वो। और जो हल्की होंगी वो क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी। तो जो और है हमने मान लिया, लेट और मोर डेंस एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी से ज़्यादा डेंस है, इम्प्योरिटी से ज़्यादा डेंसिटी है। तो जो और है वो तो नीचे इन गड्ढों में रुकती जाएगी। ये क्या है, ग्रूव्स जो बनी हुई है, इन ग्रूव्स में क्या हो जाएगी, और सेटल डाउन होती जाएगी इन ग्रूव में। और जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी। और इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएगी, इम्प्योरिटी बह जाएगी। क्यों, वो हल्की है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम। इम्प्योरिटी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी के साथ बह गई, और जो और थी प्योर वो यहाँ इकट्ठी होती चली गई। इस तरह के प्रोसेस को ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम और को और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन का फर्स्ट मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। चलो नेक्स्ट मेथड बताने जा रहे हैं, दूसरे का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। यहीं पे बता देते हैं कहीं। दूसरा जो मेथड है मैं इनको रफ कर दूं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड कंसंट्रेशन का ही सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। कंसंट्रेशन का सेकंड स्टेप मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। ये लिख लिया होगा सभी ने, मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखना भाई। सेकंड स्टेप क्या है, 5 स्टेप चल रहे हैं उनमें। सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन का सेकंड स्टेप है हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया और ग्रेविटी सेपरेशन हो गया। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे होगा, देखो ये बेस्ड ऑन डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड इम्प्योरिटी और के बीच में, बेस्ड ऑन डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ और एंड इम्प्योरिटी मतलब गैंग। इम्प्योरिटी को गैंग भी कह सकते हैं क्या, गैंग और के बीच में क्या है, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। देखो इसमें क्या बनाया जाता है, सबसे पहले ये देखें कैसा डिवाइस कैसा होता है। एक पुली यहाँ होती है, उसके ऊपर बेल्ट लगी होती है, कन्वेयर बेल्ट, और एक पुली यहाँ होती है। और जो पुली होती है ना वो मैग्नेटिक होती है। पुली क्या होती है, मैग्नेटिक पुली है, ठीक है। तो ये जो पुली है ये क्या है, मैग्नेटिक पुली है, मैग्नेटिक पुली, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल बेल्ट है, सिंपल बेल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाता है, देखो इस साइड से यहाँ से और किसको मिला के, और इम्प्योरिटी दोनों को मिला के इसके ऊपर डाला जाता है, बेल्ट के ऊपर यहाँ से पोर कर दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, ये यहाँ इस बेल्ट को रोटेट करेगी बाई मोटर, और ये चलता कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मान लेते हैं, और है ना, और
और एक है इम्प्योरिटी, दो चीज़ें हैं। इम्प्योरिटी जो और है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये नॉन मैग्नेटिक है। ये तो क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, और ये नॉन मैग्नेटिक है। मान लिया ऐसा, डिफरेंट होनी चाहिए, चाहिए मैग्नेटिक हो चाहिए हो, इनमें से एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए। मैग्नेटिक, एक तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी और दूसरी रिपेल अट्रैक्ट नहीं होगी। तो अब ये चलते चलते यहाँ दो बिकर रख दिए गए, एक बिकर यहाँ रखा गया, एक बिकर तो बिल्कुल यहाँ रखा गया, और एक यहाँ रखा गया, एक बर्तन, एक कंटेनर यहाँ रखा गया। अब ये दोनों चलते 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 आए ना, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो तो यहाँ गिर जाएगा, क्योंकि मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ नज़दीक गिरा लेगी। और जो इम्प्योरिटी थी वो अट्रैक्ट नहीं होगी, वो कहाँ गिरेगी, दूर जाके गिरेगी यहाँ। इसमें तो क्या इकट्ठी हो जाएगी, इम्प्योरिटी इकट्ठी होगी क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है। और इसमें क्या इकट्ठी होगी, और क्योंकि ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसके नज़दीक आ गई इधर, और वो दूर बढ़ गई। क्यों गिर गई बताओ, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। इस तरह से हमने और इम्प्योरिटी के फिर से दूसरे मेथड से सेपरेट कर लिया। पहले हमने वाटर के स्प्रे करके इसको अलग किया था, वो गड्ढों में और रह गई थी, या इम्प्योरिटी में से एक रह जाएगी और एक रह जाएगी, क्योंकि दोनों की अलग अलग डेंसिटी थी। अब की बार दोनों की अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इनमें से कोई एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, चाहे ये मैग्नेटिक हो चाहे ये हो, ठीक है। और इस तरह से इनको सेपरेट कर लिया जाएगा। सर और भी मेथड है, हाँ और भी मेथड है, चलो वो भी लिख लेते हैं, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। रफ कर दें इसको, देखो तो इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड, 4 मेथड हैं इसके कंसंट्रेशन के, चारों मेथड मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। देखो नेक्स्ट मेथड, देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, वो ये रहा। हाँ भाई, थर्ड मेथड कंसंट्रेशन का, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है सर, फ्रोथ मतलब जाग, फ्लोट मतलब तैरना, जाग के तैरने का मेथड। ये क्या है सर, देखो ये मेनली सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। ये जैसे आयरन जैसे होगी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए किया जाता है, ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। सर इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, एक बड़ा सारा कंटेनर होता है, ठीक है, बड़ा सारा कंटेनर है, फिर उसके अंदर एयर पास करी जाती है, वाटर होता है बहुत सारा, इसमें बहुत सारा क्या होता है, वाटर, बड़ा सारा कंटेनर। डायग्राम ध्यान से बनाने सीखें साथ साथ, तभी समझ में आएगा अच्छे से, पेपर में आते हैं ये चीज़ें। अब क्या होता है, इसमें एक साइड से एयर पास करी जाती है, क्या करी जाती है, एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू इसके अंदर एयर पास करी जाती है, एयर एजिटेशन कहते हैं इसको। यहाँ से एयर पास करी जाती है इसके अंदर, एयर सिस्टम, एयर एजिटेट सिस्टम, ठीक है, एयर पास करी जाएगी इसके अंदर। और यहाँ इसमें क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, ठीक है। और एक इसके अंदर क्या होता है, पैडल लगाया जाता है, और उसको बाई मोटर या फिर किसी आदमी के द्वारा घुमाया जाता है, ऐसे रोटेट करता हो इसमें, और ये फ्रोथ बनाता है, झाग बनाने का काम करता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है, ऑयल मिला दिया जाता है विद वाटर, ऑयल विद वाटर, ऑयल प्लस वाटर मिला दिया जाता है। ये बेस्ड किस पे होता है सर, ये पेडल ऐसे ऐसे चलेगा, वाटर में एयर भी आ रही है, वाटर भी है, ऑयल भी है, तो झाग उठेंगे। तो ये इस बात पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिफरेंट वेटेबल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन डिफरेंट वेटेबल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है सर, देखो वेट होना मतलब गीला होना। देखो एक तो ऑयल में भिगेगा उसको, एक तो ऑयल को अट्रैक्ट, ऑयल लविंग होगा, ऑयल लविंग होगा, और एक होगा वाटर लविंग, जो वाटर की तरफ जाएगी उस चीज़ को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक। और वाटर से दूर जाए, ऑयल होता है वो वाटर से दूर जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग। ऑयल लविंग हो गया तो वाटर हेटिंग ही हो गया, हाइड्रोफोबिक होता है। ये ऑयल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि ऑयल लविंग चीज़ें वाटर की तरफ नहीं आएंगी, वो फोबिक हेटिंग होता है, लविंग मतलब फीलिंग होता है, ठीक है। अब जो मान लेते हैं इनमें से एक, कोई भी एक चीज़ इम्प्योरिटी और में से
हम मान लेते हैं और है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब वाटर से दूर जाएगी। और जो इम्प्योरिटी है, गैंग है, इम्प्योरिटी वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग है। तो अब जैसे ही जाग उठेंगे तो जाग जो फ्रोथ आएंगे यहाँ पे, जो फ्रोथ बनेंगे, ऐसे ऐसे फ्रोथ बनेंगे, उन फ्रोथ्स में क्या आएगी, इम्प्योरिटी या और उठ के आएगी जाग के साथ? यहाँ और आएगी, क्योंकि और हाइड्रोफोबिक है, वाटर से तो दूर भागती है, और तो वो किस के साथ जाएगी, ऑयल के साथ, और ऑयल के साथ जाएगी तो वो जाग बन के ऊपर आ जाएगी। अब इन जो ये जाग हैं, इन जाग को हम अलग से कंटेनर में क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इन जाग को क्या कर लेंगे, एक अलग से कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे, उठा के यहाँ से, और इनसे हम और को सेपरेट कर पाएंगे। और को इस तरह से हमने इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी कहाँ गई सर, जो इम्प्योरिटी थी वो नीचे बैठती चली जाएगी, ऐसे इम्प्योरिटी नीचे बैठती चली जाएगी, इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी, इस बर्तन के नीचे नीचे जमा हो जाएगी ये इम्प्योरिटी वाटर में डिजोल्व हो जाएगी कुछ, और कुछ नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और झाग के फॉर्म में और ऊपर आती जाएगी। इसीलिए इसको फ्लोट करके ना, और अलग कर होगी ना फ्लोट करके, इसीलिए इसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और सल्फाइड ओर के लिए मेनली किया जाता है। 2 सल्फाइड ओर आज हमने याद कर लिए, एक तो सिनेबार और एक जिंक ब्लेंड। एक तो क्या करी थी, ZnS जिंक ब्लेंड, और एक याद करी थी HGS सिनेबार, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। इस तरह से हमने थर्ड मेथड भी सीख लिया, फ्रोथ फ्लोटेशन। सर और भी मेथड है जिससे कंसंट्रेशन कर सकते हैं? यस, एक मेथड और है जिसका नाम है लीचिंग या केमिकल मेथड। लीचिंग या केमिकल मेथड वो भी पढ़ा देते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, फिर रफ करके एक और पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड या लीचिंग। ये क्या होता है सर, ये डिफरेंट सॉल्वेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी पे बेस्ड करता है। सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम किसी भी और को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किससे, इम्प्योरिटी से। जैसे ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है ये। देखो केमिकल मेथड है, देखो फोर्थ का नाम क्या है, लीचिंग या फिर केमिकल मेथड भी कहते हैं इसको, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, डिफरेंट सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स, अलग अलग सोल्यूबिलिटी होती है अलग अलग सॉल्वेंट्स की। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं तुम्हें, बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर का फार्मूला क्या होता है, Al2O3.XH2 होता है या 2H2 होता है, ठीक है, ये है बॉक्साइट ओर। इसके साथ जो इम्प्योरिटी मिलती है ना, इसके साथ इम्प्योरिटी मिलती है वो SiO2 की या फिर TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मिलती है, ठीक है। ये क्या मिलती है इसके साथ, इम्प्योरिटी, और ये क्या है, और है बॉक्साइट ओर, इसके साथ इम्प्योरिटी मिलती है। अब इन इम्प्योरिटी को अलग करना है इस और से, तो क्या करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन और इसके अलग करने के लिए हम क्या करते हैं पता है, Al2O3.2H2O की रिएक्शन NaOH बेस के साथ करवा देते हैं, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटी ये एसिडिक है और बेस इसको एक्वस NaOH प्लस में वाटर बहुत सारा, अब क्या कर देगा ये Al2O3 को अलग कर देगा और इनको डिजोल्व कर देगा उसके अंदर, एसिड रिएक्ट कर जाएंगे इम्प्योरिटीज के साथ, और इस तरह से और को क्या कर लेंगे हम, अलग कर सकते हैं बाई लीचिंग प्रोसेस। पूरा डिटेल तो नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये नहीं बनता तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट, पर मैं पूरा डिटेल नहीं, बस तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, इस तरह से इससे को अलग किया जा सकता है। ये 4 मेथड होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। पहला क्या बताओ, ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग, वाटर की हेल्प से उनको अलग अलग किया क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या थी, अलग अलग। दूसरा मैंने क्या बताओ, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इम्प्योरिटी के अलग अलग है, तो एक अट्रैक्ट होकर अलग कंटेनर में इकट्ठी हो जाएगी, दूसरी दूर गिर जाएगी। और तीसरा क्या बताया, फ्रोथ फ्लोटेशन, क्योंकि इनकी विटेबिलिटी प्रॉपर्टी अलग है, एक ऑयल से अट्रैक्ट होता है, दूसरा वाटर से अट्रैक्ट होता है। ऑयल से अट्रैक्ट होता है वो जाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा, इसको फ्रोथ फ्लोटेशन। और चौथा मेथड जो है वो लीचिंग या केमिकल मेथड है, जिसमें अलग अलग सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, उस वजह से उनको एक सूटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें क्या यूज किया जाएगा कि सूटेबल सॉल्वेंट यूज किया जाएगा, सूटेबल सॉल्वेंट। और अब यहाँ पे सूटेबल सॉल्वेंट क्या था, एक्वस NaOH था। इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं। ये क्या था भाई,
कंसंट्रेशन ऑफ और था, ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ और। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, थर्ड स्टेप। पहला स्टेप खत्म हो गया था, क्या बताओ जल्दी से, कर्सिंग या ग्राइंडिंग। दूसरा भी खत्म हो गया, 4 मेथड थे जिसके कंसंट्रेशन ऑफ और या एनहांसमेंट ऑफ और। थर्ड होने वाला है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड। जो थर्ड स्टेप है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दें भाई सभी। कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, इनको मैं बिल्कुल आराम से हर छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इनको नोट करें, समझें आराम से। एक बार तुम पढ़ लोगे साथ साथ ही याद हो जाएंगी, बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं है, कंप्लीट एनसीईआरटी सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए भाई, नेक्स्ट जो स्टेप नंबर थर्ड है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड। जो और हमने प्राप्त कर ली है कंसंट्रेशन की हेल्प से, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए 2 मेथड बताए जाते हैं, एक तो रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। पहला मेथड क्या है, रोस्टिंग मैं आज बता भी चुका हूँ। रोस्टिंग की डेफिनेशन तुम्हें, हीटिंग विदाउट या विद, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर या O2, प्रेजेंस ऑफ O2 इज नोन एज रोस्टिंग, और ये मेनली किसके लिए किया जाता है बताओ, सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग जो है वो किसके लिए किया जाता है, मेनली फॉर सल्फाइड ओर। और सल्फाइड ओर मैंने आज याद करवाई हैं तुम्हें, जिंक ब्लेंड और एग्जाम्पल सल्फाइड ओर की, एक तो ZnS जिसका नाम क्या है, जिंक ब्लेंड, और दूसरा क्या है, HGS, इसका नाम क्या है, सीने बार। ये 2 तो याद हो गई। अभी इनका क्या, कैसे सर मेटल ऑक्साइड कैसे बना लेंगे, देखो ये और है, ZnS है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, हीट का सिंबल भी यूज कर सकते हो ऐसे एरो, ये सिंबल हीट का ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ZnO, मेटल का ऑक्साइड बन गया, प्लस में SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है सर, ये आ गया समझ में। और भी एग्जांपल दो, HGS है, HGS प्लस में O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हीट करोगे तो ये क्या बना देगा, HGO प्लस में SO2। अरे समझ में आ गया क्या सभी को। और भी हो सकती हैं क्या सर, हाँ और भी हैं, देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कॉपर की है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएगा तो क्या बना लेगी बताओ, क्या बना लेगी, Cu2O प्लस SO2। ठीक है, अब Cu2O को उठा के एनसीईआरटी में दे रखी है भाई, इंपॉर्टेंट है, Cu2O को उठा के Cu2S के साथ वापस रिएक्शन कराओगे तो कॉपर अलग हो जाएगी, प्लस में SO2 निकल जाएगी। ठीक है, तो कॉपर अलग इम्प्योर है, बट ये कॉपर जो हमें प्राप्त हुई है क्या है, इम्प्योर होती है। क्या होती है, इम्प्योर। अरे सही है, इस तरह से हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। आगे देखो ये हो गया रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग के बाद अब हम किसकी बात करने वाले हैं, रोस्टिंग के बाद करने वाले हैं कैल्सिनेशन, दूसरा मेथड। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड में क्या रोस्टिंग से ही नहीं, विदाउट एयर भी, विदाउट ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है सर, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ O2 इज नोन एज कैल्सिनेशन। इसमें किसका किया जाता है, मेनली कार्बोनेट्स का, कार्बोनेट मेनली फॉर कार्बोनेट और, कार्बोनेट्स और के कोई एग्जांपल हैं सर, हाँ बहुत हैं। देखो जैसे हाँ CaCO3 है, CaCO3 है, ZnCO3 है, FeCO3 है, इनको हीट कर दो विदाउट ऑक्सीजन, हीट का सिंबल है, हीट कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, ये ZnO प्लस में CO2, ऐसे ये Fe2O3 प्लस में
CO2 बैलेंस बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती हैं। कार्बोनेट्स और तो विदाउट ऑक्सीजन, जस्ट हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन करते ही हो जाती हैं, और जो सल्फाइड और है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के क्या बनाती हैं, अपने ऑक्साइड बनाती हैं। और इस तरह से सबके क्या बन चुके हैं, मेटल्स के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। सब मेटल को किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करी, क्रशिंग या ग्राइंडिंग करी, उसके बाद सबको कंसंट्रेशन किया और अलग कर ली, और की अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में करके उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया। 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके, टोटल 5 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, ये ऑक्साइड बन गए। सर अब इन ऑक्साइड का क्या करें, रिडक्शन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। क्या वो मेटल प्योर होगी, नहीं, वो इम्प्योर होगी। तो प्योर कैसे करेंगे, आगे एक और स्टेप है ना, 5th रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन, उससे कर लेंगे, ठीक है सर। तो 4th स्टेप समझाओ हमें। 4th स्टेप क्या है, रिडक्शन। अब जितने भी ये मेटल के ऑक्साइड बने इनका क्या करेंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो 4th स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 4th स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड अभी बनाए हैं उनका क्या कर लेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखिए कैसे होता है रिडक्शन, ये भी बता दिया जाएगा अभी। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, अलग अलग मेटल का रिडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, वो सारा तुम्हें अभी समझा देते हैं। देखो कौन सा स्टेप आ गया, 4th स्टेप क्या है, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये कैसे होता है सर, देखो तो अभी समझाते हैं। रिडक्शन है ना, पहले तुम्हें एक ट्रिक बताई थी मैंने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप। वो वाले जो उनमें मोर रिएक्टिव मेटल है उनका रिडक्शन अलग तरीके से होगा, मीडियम रिएक्टिव है उनका अलग तरीके से रिडक्शन होगा, और हाईली रिएक्टिव है उनका अलग तरीके से, मीडियम रिएक्टिव का अलग तरीके से, और लीस्ट रिएक्टिव का अलग तरीके से रिडक्शन होता है। वो मैं पहले तुम्हें वो ट्रिक याद दिला रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, मेटल ही नहीं हाइड्रोजन तो इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ, पकाता है चाप, CHAAP, यही था ना। तो ये कॉपर था, ये मरकरी था, ये सिल्वर था, ये गोल्ड था, और ये प्लेटिनम था। तो देख लो जो इनमें सबसे ऊपर वाली ये एल्यूमिनियम तक की जो है इनको कहा जाता है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल। इनको कहा जाता है मीडियम रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव मेटल, और इनको कहा जाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और या फिर ये नेटिव फॉर्म में रहने वाली मेटल भी कह देते हैं, इनको क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म में रहने वाली, नेटिव फॉर्म मेटल्स। ये नेटिव फॉर्म में रहती है, अपनी फॉर्म में और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। अब बोले सर इनका जो रिडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, जो इनका रिडक्शन होगा ना उसका नाम होगा, इनके रिडक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा इनका, ठीक है सर। इनका कार्बन रिडक्शन होगा, इनका क्या होगा, कार्बन रिडक्शन होगा। इनके जो ऑक्साइड होंगे उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, और जो इनके होंगे इनका कार्बन रिडक्शन कहते हैं, कार्बन रिडक्शन होगा। क्या होगा, कार्बन रिडक्शन। जो इनके ऑक्साइड होंगे कार्बन के साथ और क्या क्या कार्बन यूज कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हो, H2 यूज कर सकते हो, अमोनिया यूज कर सकते हो इनके रिडक्शन के लिए। और इनका रिडक्शन कैसे यूज होगा सर, इनका रिडक्शन होगा जस्ट हीटिंग, जस्ट हीटिंग, हीटिंग से ही इनका रिडक्शन हो जाएगा, जस्ट हीटिंग से रिडक्शन दे देंगे, ठीक है सर। कुछ एग्जांपल से समझाओ सर, मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और समझाओ, एग्जांपल दो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, इनके बताता हूँ सबसे पहले। जैसे कॉपर, इनमें आयरन है, जिंक है, लेड है, तो कॉपर का ऑक्साइड है तो कार्बन के साथ रिडक्शन कर दो, क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी, ठीक है। या फिर कॉपर ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते तो क्या आता पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर अलग हो जाता, CO2 बाहर निकल जाती। ये मेथड भी हो सकता था। अरे समझ में आ रहा है सभी को। या अगर हाइड्रोजन के साथ कर देते कॉपर ऑक्साइड का, हाइड्रोजन के साथ कर देते तो क्या बनता भाई, CO अलग हो जाता, वाटर अलग निकल जाता। तो ये जो यूज हुए ना, ये जो तुम्हारे सामने कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या अमोनिया का भी यूज कर सकते हो, ये सब है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, ये दिखाई नहीं दे रहा,
रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करने वालों को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ अमोनिया भी यूज़ किया जा सकता है, NH3 भी यूज़ किया जा सकता है। क्या सर सिर्फ कॉपर ऑक्साइड का? नहीं, इनमें से किसी का भी, जिंक ऑक्साइड का कर लो चाहिए यही काम। जिंक ऑक्साइड होता तो क्या होता सर, जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिला दो, जिंक ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दो, जिंक ऑक्साइड में प्लस में का क्या मिला दो, हाइड्रोजन मिला दो, या अमोनिया भी मिला दो, वही बनेंगे जैसे जिंक बन रहा था। सब में जिंक बनेगा और साथ में क्या क्या बनेंगे, CO, CO2 और वाटर, वही बिल्कुल सेम। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये हो सकते हैं चारों, ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो इनके लिए, मीडियम रिएक्टिव के लिए। कार्बन रिडक्शन कह दो, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन कह दो, अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कह दो, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ आयरन का भी हो सकता है सर, हाँ आयरन का भी हो सकता था। यहाँ पे तुम Fe2O3 ले लेते, प्लस में कार्बन कर लेते, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेते, प्लस में हाइड्रोजन कर लेते, प्लस में अमोनिया कर लेते, और क्या बन जाता सभी में, Fe अलग हो जाता, प्लस में अलग अलग कंपाउंड बनते। ऐसे ही तुम किसका यूज कर सकते, PB का भी यूज कर सकते थे, हाँ PbO प्लस में कार्बन, PbO प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में PbO प्लस में CO, ये यूज कर दो, फिर सब में PbPb बन जाएगा। चलो चारों के लिए सर हम ये यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सब में यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये तो आ गया सर मेरे को समझ में, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चारों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन को हटा देते हैं, हाँ रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनमें से रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन के इनके साथ से और इनको अकेला कर दिया, हाँ रिमूव ऑक्सीजन को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। हाँ तो सर इनका क्या होगा, जैसे देखते को इनकी कुछ याद हैं, जैसे HGO था या AgO होता, इनको जस्ट हीट कर दो, जस्ट हीट कर दो, क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, O2 बाहर निकल जाएगी, Ag अलग हो जाएगा, O2 बाहर निकल जाएगी, जस्ट हीटिंग, जस्ट हीटिंग, जस्ट हीट, बस ओनली हीट करते ही इनके ऑक्साइड से क्या बाहर निकल जाएगी रे, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और मेटल अलग हो जाएगी। पर ये जितनी भी मेटल हमें मिल रही हैं इन मेथड से, ये सब इम्प्योर है, इनको प्योर करने के लिए नेक्स्ट मेथड, फिफ्थ मेथड रिफाइनिंग करेंगे। सर इनका तो बताया ही नहीं, हाईली रिएक्टिव वालों का क्या होगा, हाईली रिएक्टिव वाली का मस्त है, हाईली रिएक्टिव वाले क्या करेंगे सर, इनका है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब तोड़ देंगे, करंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ इतने तेजी से बाइंड कर जाएंगे कि ये छोड़ेंगे नहीं। जैसे K2O बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, स्टेबल है ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड स्टेबल हो गया तो ये टूट के ही नहीं देगा, टूटेगा नहीं, तो इनके लिए क्या लगाना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा इनको। क्या लगाना पड़ेगा रे, करंट। तो क्या देंगे इनको, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी तो करंट तो छुटवा देगा इनको। पोटेशियम अलग हो जाएगी, सोडियम अलग हो जाएगी, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगी, मैग्नीशियम अलग हो जाएगी। तो इनको एक ही तरीका है, करंट लगा के इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो गए। और ये वाले सर इनके जो ऑक्साइड होते हैं लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड होते हैं, स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। जस्ट हीटिंग से ही काम चल जाएगा। लिस्ट स्टेबल है तो जस्ट हीट कर दो तो भी काम बन जाएगा, तो ही छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा साथ में रहना नहीं चाहते ऑक्सीजन के। जस्ट हीट करने से ही मेटल को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। और ये ठीक ठाक है, मॉडरेट है, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इनको रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम नहीं चल रहा था, तो इनको क्या करना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा, और इनको तो जस्ट हीटिंग से ही काम चल जाएगा। इस तरह से हमने जितने भी रिडक्शन थे सभी के बता दिए। परंतु दो रिएक्शन एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दी गई हैं, उनको भी देख लीजिए। एक तो मैग्नीज की और एक एल्यूमिनियम की। जो मैग्नीज वाली है वो क्या है, देखो ये जो मोस्ट रिएक्टिव है ना, ये वाले ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो जाते हैं। मेटल ये डिस्प्लेस कर सकते हैं और मेटल को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होने लगती हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का समझाओ सर कैसे, ये खुद रिडक्शन करवा देंगे औरों का। क्यों, इनके अगर कोई भी ऑक्साइड हुए ना, नीचे वालों के किसी के भी ऑक्साइड हुए, इनमें मान लो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल का क्या करा देगी, रिडक्शन। जैसे Fe है, आयरन है, आयरन तो नीचे आता है इसमें, और इसमें अगर Al2O3 यूज कर लिया किसी ने, नहीं उल्टा दे दिया मैंने, Fe2O3 है, ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी यहाँ, क्योंकि मोर रिएक्टिव है, ऊपर वाली है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या कर देगी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी, Al2O3 बन जाएगा, प्लस में आयरन अलग हो जाएगा। इस तरह से अलग कर दिया ना आयरन को। और इस दौरान बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है इस दौरान, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने में, उनको ज्वाइंट करने में, रिएक्शन यूज्ड इन, रिएक्शन पुराने टाइम में यही करते थे, रिएक्शन यूज्ड इन ज्वाइन रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है कि जो मेटल होती है वो मोल्टन स्टेट में मिलती है। ये मेटल मिलती है किसी स्टेट में मिलती है, मोल्टन स्टेट में मिलती है, पिघली व्यवस्था में मिलती है। और पिघल जाती है तो उसको ज्वाइंट्स, दो मेटल रेल की पटरियां टूटी हुई हैं तो उनको आपस में जोड़ने में काम आती है, ज्वाइंट करने में रेलवे ट्रैक्स को यूज किया जाता है। एक और रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो भी मैंने अभी नहीं बताई है, वो भी बता ही देता हूँ कहीं। मैग्नीज ऑक्साइड है, कोई क्या है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, और उसमें अगर एल्यूमिनियम यूज कर लिया जाए, एल्यूमिनियम तो ऊपर है, वो रिएक्टिव है, तो वो क्या कर देगा, इसको हटा देगा, Al2O3 बना देगा और एल्यूमिनियम को अलग कर देगा। ये किसकी तरह यूज हुआ है अभी, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया इसने। अरे समझ में आया क्या। और इस दौरान भी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा कर देती है। मेटल किस स्टेट में मिलती है, मोल्टन स्टेट में मिलती है, मेटल जो होती है वो किस स्टेट में मिलती है, मोल्टन, पिघले स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोर्थ स्टेप कंप्लीट किया, रिडक्शन ऑफ मेटल। अब फिफ्थ स्टेप है जिसका नाम है रिफाइनिंग। अब जो इतनी भी मेटल हमें हर तरीके से मिली, यहाँ भी मेटल मिली है, इसमें भी मेटल मिली है, यहाँ भी मेटल मिली है, यहाँ भी मेटल्स मिली हैं, ये सब हमें इम्प्योर मिली है। अब इनको क्या करना है, प्योर। और नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है उसका नाम है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन। जल्दी इसको लिखो फिर उसको लिखते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, रिफाइनिंग एंड प्योरीफिकेशन, ये रफ कर रहे हैं। इसके बाद रिफाइनिंग एंड प्योरीफिकेशन। अब जितनी भी हमें जितनी मेथड से मेटल मिली है, जिस भी मेथड से मेटल मिली है उसको अब क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। देखिए अब प्योरीफिकेशन कैसे किया जाता है। जो हमारे सिलेबस में प्योरीफिकेशन का एक एग्जांपल दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, कैसे किया जाएगा सर, समझाइए। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देख लें सभी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिफाइनिंग, फिफ्थ स्टेप है ना। फिफ्थ स्टेप क्या था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फिफ्थ जो स्टेप है रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन, रिफाइनिंग या फिर प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन। ये साफ दिखाई नहीं दे रहा ना, देखो भाई, रिफाइनिंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग या फिर प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। देखना कैसे होता है रिफाइनिंग या प्योरीफिकेशन। कोई भी मेटल है उसकी रिफाइनिंग होगी। ये किस किस मेटल के लिए किया जाएगा, पहले तो जो हमारे सिलेबस में रिफाइनिंग का मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग सर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, कौन कौन सी मेटल के लिए हो सकता है, तो देखिए कॉपर के लिए हो सकता है, कॉपर Cu, जिंक Zn, निकल Ni, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी मेटल्स के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सर इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक ली जाती है एनोड, एक तो ली जाती है एनोड और एक होती है कैथोड। जो एनोड होती है वो ली जाती है क्या, इम्प्योर। एनोड कैसे ली जाती है, इम्प्योर। और जो कैथोड होती है वो कैसे ली जाती है, प्योर। दो रोड यूज की जाएंगी, इलेक्ट्रोड यूज की जाएंगी, कैथोड और एनोड। जो एनोड है वो इम्प्योर है और कैथोड है वो प्योर है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट यूज किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट यूज किया जाएगा, वो भी एक्वस सॉल्यूशन होगा मेटल का। जिस भी मेटल को हमें प्योर करना है, जिस मेटल को प्योर करना है उसी के मेटल का सॉल्ट दिया जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तुम्हें, मेरे को अगर कॉपर Cu लेनी है की रोड यूज करनी है, तो हमें जो सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन है वो भी कैसा लेना पड़ेगा रे, सॉल्यूशन ऑल्सो कॉपर सल्फेट, कॉपर का ही कोई ना कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने, ठीक है। ठीक है जी, फिर इसमें से क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में से करंट पास करेंगे, देन करंट पास थ्रो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, इसमें से करंट पास किया जाएगा। करंट पास करते ही क्या होने लगेगा, वो एनोड और कैथोड की रिएक्शन देखो क्या है, डायग्राम देख लो एक बार। जो एक बड़ा सारा चैम्बर है, कंटेनर है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड यूज की गई हैं, एक इलेक्ट्रोड का नाम एनोड है और एक का नाम कैथोड है, ये है, और दूसरी इलेक्ट्रोड ये रही। ये एनोड है, एनोड, और ये वाली है कैथोड। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। कैथोड पे कैसा मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, और ये वायर के थ्रू यहाँ जुड़ा होगा। और इसके अंदर जो ये जो चैम्बर है, इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन भरा जाएगा, कॉपर सल्फेट का। जो ब्लैक वाला ये टैंक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, CuSO4, एक्वस CuSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जो आयंस में टूट जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे ये टूटने लगे तो कॉपर +2 और CuSO4 में टूटता है ना, ये फर्स्ट लेक्चर में फार्मूला बनाने सिखाए भी थे तुम्हें, ठीक है। अब ये एनोड है ना, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अब रिएक्शन जैसे ही चलेगी एनोड तो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही करंट पास किया जाएगा एनोड लिबरेट होने लगेगा, इससे क्या होने लगेगा, ये दोनों कॉपर है, ये एनोड है, ये क्या है, इम्प्योर कॉपर की रोड है, और जो कैथोड है ये वाली क्या है, प्योर है। ये क्या है, प्योर कॉपर की रोड है, ये भी कॉपर की है, दोनों कॉपर की। अब इससे तो कॉपर +2 टूट के गिरने लग गया, और इसके ऊपर कॉपर +2 डिपॉजिट होने लग गया, तो इसकी थिकनेस तो बढ़नी स्टार्ट होगी, इसकी थिकनेस तो क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। ये रोड तो थिक होती जाएगी, मोटी होने लगेगी, और ये रोड क्या होने लगेगी, थिन होने लगेगी। क्या होने लगेगी रे, थिन होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, इससे कॉपर लिबरेट हो रहा है। इम्प्योरिटी जो प्योर कॉपर है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। इम्प्योरिटी बच गई सर, उसका क्या हुआ, वो नीचे गिर गिरे यहाँ, और वो इकट्ठी होने लगी यहाँ। इम्प्योरिटीज़ कहाँ इकट्ठी होने लगी, नीचे, यहाँ एनोड के नीचे इम्प्योरिटी का एक ढेर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एनोड मड। क्या कहेंगे, एनोड मड, एनोड मड, एनोड मड, ठीक है, समझ में आया, एनोड मड कहेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट चला, करंट चलने से फिर करंट को पास होने के लिए देखो यहाँ से करंट ऐसे चलेगा, प्लस की दिशा में चलता है, ऐसे करंट चलने लगेगा, और कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, इस पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा, थिकनेस ऑफ कैथोड increase due to deposition of copper +2 on cathode, ठीक है। और थिकनेस ऑफ दूसरा क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ कॉपर +2 फ्रॉम एनोड, एनोड से कॉपर 2 लिबरेट हो रहा है, उस पर डिपॉजिट हो रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ रही, इसकी घट रही, और नीचे जो इम्प्योरिटीज गिर रही है उससे एनोड मड बनता जा रहा है। और इसके अंदर जो यूज किया गया वो एसिडिफाइड है,
कॉपर सल्फेट है वो क्या है, एसिडिफाइड है, ये याद रखें, मैं एसिडिफाइड यूज़ किया जाएगा, थोड़ा उसमें एसिड की मात्रा भी होती है। इस तरह से प्योर कॉपर हमें प्राप्त हो जाती है, कैथोड है वो प्योर कॉपर के रूप में हमें मिल जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ती रहती है, इसकी घटती रहती है, और इस तरह से इम्प्योर, ये इम्प्योर वाली एनोड किस में कन्वर्ट हो रही है, प्योर कैथोड में कन्वर्ट हो रही है। अरे समझ में आ गया, तो हमें प्योरीफिकेशन करना आ गया इस तरह से, रिफाइनिंग मेथड ये समझ में आया सभी को, तो इसको नोट करें, फिर एक लास्ट बात और बता दी जाएगी, जल्दी से इसको नोट कर लें। चलिए भैया लिख लिया, तो अब इसको रफ कर देते हैं, और एक बात और बता देते हैं, लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी जो बाकी बची हैं वो बातें देख लो। रिफाइन, ये पांचों स्टेप कंप्लीट हुए, इस तरह से हमने सारे 5 के 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए, मेटलर्जी टॉपिक कंप्लीट हो गया। पर अब एक समरी बता देते हैं इसकी, क्या पढ़ लिया हमने आज के लेक्चर में, पूरे लेक्चर में पढ़ा क्या है वो देख लेते हैं। पर समरी देख लो भाई, इधर देखो हमने क्या पढ़ लिया अब तक। देखो हमारे पास और थी, सबसे पहले क्या है हमारे पास, और है, और है, और का क्या किया हमने, कंसंट्रेशन किया, क्या किया, कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन ऑफ और, क्या कर लिया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ और, कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। कंसंट्रेशन करने के बाद क्या हुआ, 3 तरह की मेटल मिली हमें, लेस रिएक्टिविटी वाली, मोर रिएक्टिविटी वाली और मीडियम रिएक्टिविटी वाली। हाईली रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल। एक तो थी हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल, एक मिली मीडियम रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, और एक मिली हमें लो रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिविटी या रिएक्टिव मेटल, ठीक है। 3 तरह की मिली। जो सबसे हाईली रिएक्टिव थी उनमें तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करें, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, मोल्टन ओर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, वो मोल्टन फॉर्म में और मिलती थी, और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और इस तरह से यहाँ क्या मिल जाएगी हमें, प्योर मेटल मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था बताओ, इसमें जो मेटल मिली है मीडियम रिएक्टिविटी वाली, वो या तो सल्फाइड की मिली या कार्बोनेट्स की मिली। पहले मान लेते हैं सल्फाइड और मिले, सल्फाइड और मिलेगी, या फिर कार्बोनेट और मिलेगी, कार्बोनेट और मिलेगी। जो सल्फाइड और है उसका होगा रोस्टिंग, क्या करी जाएगी, उसकी रोस्टिंग कर दी जाएगी। रोस्टिंग मतलब वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको हीट किया जाएगा और उसके ऑक्साइड बनाए जाएंगे, फिर क्या बन जाएंगे इन दोनों के, ऑक्साइड। और इसको एब्सेंस ऑफ एयर में तो इसको कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, दोनों को जला दिया, दोनों के क्या बन गए, ऑक्साइड, दोनों के ही क्या बन गए, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना लिए। मेटल ऑक्साइड बनने के बाद उनका क्या किया था, रिडक्शन, क्या किया, रिडक्शन, रिडक्शन। और इनका रिडक्शन किसकी हेल्प से होता है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या हाइड्रोजन, ये सब कर सकते हैं इनका तो रिडक्शन, मीडियम वालों का हाँ कर सकते हैं, और उनका कोई नहीं कर सकता, तो उनको करंट ही लगाना पड़ता है, और उनका तो जस्ट हीटिंग से ही हो जाएगा। अरे सही है, रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन के बाद जो इम्प्योर मेटल मिली उसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। और इस तरह से हमने ये सब सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब लो रिएक्टिविटी मेटल का तो क्या है, सल्फाइड और होती है मेनली, सल्फाइड और, सल्फाइड और का क्या किया जाता है, रोस्टिंग, क्या की जाती है, रोस्टिंग। ऑक्साइड बन गए, जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, अब मेटल के ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड बनने के बाद उसका क्या कर दें, जस्ट हीट, जस्ट हीट कर दो बस, क्या मिल जाएगी हमें, मेटल मिल जाएगी। फिर मेटल की क्या कर लेना, प्यूरिफिकेशन कर लेना भाई, प्यूरिफिकेशन तो हर एक मेटल की ज़रूरत है और करेंगे, ठीक है भाई। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है। रियलिटी में हमने ये चार्ट ही कंप्लीट किया है मेटलर्जी प्रोसेस में, और इसको पढ़ते ही ये पूरा यहाँ तक हो गया। हमने देखो लो रिएक्टिव मेटल, अब मोर हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, ये कैसे याद आएंगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो देखना केदारनाथ का माली आलू
ठीक है, ये था हाईली रिएक्टिव। ज़रा फीका पकाता है क्यों? और ये गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब कहाँ है? यहाँ। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव ये थी, और इनकी सारे का प्रोसेस हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इस तरह से रिफाइनिंग तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट करें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।